अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन की। पोरिफेरा के अंदर जो थे ये मोस्टली सिसाइल थे, इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं था। बट जैसे जैसे एवोल्यूशन का प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, उन्होंने एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया जिनको हम पुट करते हैं फाइलम निडेरिया में। फाइलम निडेरिया के ऑर्गेनिजम्स को हम स्टिंगिंग सेल ऑर्गेनिज्म से कहते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने प्रे को या समटाइम्स अपने एनिमी को जो है वो पैरालाइज करके किल भी कर सकते हैं। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये सारे जो हैं ये पानी के अंदर जो हैं ये एक्वेटिक हैं, यानी पानी में रहने वाले हैं। सो दैट्स वाई अब आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि हम क्यों कहते हैं कि लाइफ जो है वो पानी से स्टार्ट हुई। ये मोस्टली जो होते हैं सिसाइल होते हैं, लेकिन उनमें कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं, लाइक द जेलीफिश। अब इनका साइज भी जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर 2 मीटर्स इन लेंथ तक होता है। अगर हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो रेडियल सिमेट्री है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि बायलेटरल सिमेट्री भी शो कर रहे होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो 2 लेयर्स पे क्रिएट होती है, 2 टिश्यू लेयर्स हैं। ये वाहिद ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे जो था ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर टिश्यू लेयर्स जो थी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी। इनकी जो माउथ होता है उसके अराउंड जो होती है ये आर्म्स होते हैं, उन आर्म्स को हम टेंटिकल्स कहते हैं। अगर उन टेंटिकल्स को देखें तो उनके टेंटिकल्स के अंदर जो होता है वो इस तरह के ऑर्गेनेलिज होते हैं जिनको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। अब ये जो नेमेटोसिस्ट होता है ये फ्लूइड फील्ड होती है और इसके अंदर जो होता है इसके किनारे के ऊपर आपके सर्टेन स्पाइंस लगी हुई होती हैं और यहाँ पे जो एक कॉइल होती है जो कि इस तरह से कॉइल फॉर्म में पड़ी हुई होगी। जैसे ही ऑर्गेनिज्म या ये कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्रे जिसको इन्होंने पैरालाइज करना होगा इस टेंटिकल्स के पास आएगा, ये कॉइल जो होगी ये एकदम से बाहर निकलेगी इस तरह करके, और जैसे ये बाहर निकलेगी इसके अंदर जो होगा वो केमिकल या टॉक्सिन होगा। ये टॉक्सिन जो है ये उस अपने प्रे के अंदर इंजेक्ट कर देगी जिसकी वजह से वो जो प्रे होगा वो पैरालाइज हो जाएगा और उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी। अगेन अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी के अंदर जो है तो वो एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्रिएट हो जाती है और यहाँ पे भी इसका जो, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है तो इसकी एक्टोडर्म है और फिर इनर लेयर जो है वो मेसोडर्म है और मेसोडर्म इनर लेयर जो है वो इसकी एंडोडर्म है और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में जो है वो मेसोग्लिया प्रेजेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो इसके रिप्रोडक्शन के लिए ना आपने एक चीज देखनी है कि इसका जो ज़ॉइड होता है यानी कि ये इसकी पॉलिप जो होता है ये सिसाइल फॉर्म होती है या अटैच होता है। फिर इसके ज़ॉइड जो है ये ज़ॉइड्स क्रिएट होते हैं, ये ज़ॉइड्स जो है ये एम्फिरा क्रिएट करते हैं। ये एम्फिरा कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ज़ॉइड्स। इस सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ज़ॉइड्स को हम लोग मेड्यूसा कहते हैं। जेलीफिश जो है ये इसी की मेड्यूसा फॉर्म है। ये बेसिकली आपको जेलीफिश का जो है ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इसलिए कहते हैं समटाइम्स कि जेलीफिश जो है ये इमोर्टल है, क्योंकि ये जो प्लांट होता है ये इसी तरह ये खड़ा रहता है। जब इसने रिप्रोडक्शन करनी होती है ये इंफ्रा क्रिएट करता है और इंफ्रा से जो है ये जेलीफिश क्रिएट होती है। जेलीफिश जो है ये रिप्रोडक्शन करती है, रिप्रोडक्शन इनकी एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनका लार्वा बनता है उसको हम प्लेनुला कहते हैं। प्लेनुला जो है ये भी फ्री लिविंग प्लैंकटन है। फिर ये प्लैंकटन जो है ये फ्री लिविंग होगा और जैसे ये किसी सॉइल के साथ सेटल होगा तो ये दोबारा पॉलिप बना लेगा और ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो जेलीफिश है ये इमोर्टल है, यानी इसे कभी इसका जो टाइम स्पैन है वो एंड नहीं होता, क्योंकि जैसे इसका टाइम स्पैन एंड होने वाला होता है ये अपना लार्वा क्रिएट करती है और वो लार्वा दोबारा से यही स्ट्रक्चर जो है ये क्रिएट कर देता है। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की बात करें तो इसकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्रिएट हो जाती है और वो जो है वो ब्रांच होता है या डिवाइडेड होता है सेप्टा से। ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन जो है ये अगेन मेसोग्लिया कर रहा होता है इसके अमीबॉइड सेल्स, और इनमें जो होता है वो डिफ्यूजन होती है कि सेल्स जो पानी होता है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से पानी में चली जाती है और ऑक्सीजन पानी से जो है वो बॉडी में चली जाती है। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है, तो इसके लिए प्रॉपर ऑर्गन या सिस्टम्स नहीं है। और ये फिर पहले ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने अपने अंदर जो था वो नर्वस सिस्टम डेवलप किया था। तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक नेट की फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर जो होता है वो स्प्रेड होता है, क्योंकि ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और इनके पास कुछ सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये अपने ऑर्गन या अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जेलीफिश जैसे किसी ह्यूमन के पास आने की कोशिश करती है वो वहां से जो है वो बाहर मूव कर जाती है। प्लस इनके अंदर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि इनकी बॉडी जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन शो करती है।
जेलीफिश को आपको याद रखना है कि जेलीफिश का जो स्केलेटन है दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जिसके अंदर जो है वो मोर देन 90% वाटर होता है और इस वाटर की मूवमेंट की वजह से जो है वो जेलीफिश मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो फाइलम निडेरिया के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कोरल रीफ बनाते हैं। ये अगर आप कोरल रीफ के स्ट्रक्चर को देखें तो ये बेसिकली फाइलम निडेरिया के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये एनिमल्स हैं जो कि कोरल रीफ को क्रिएट कर रहे होते हैं। उन कोरल रीफ से जो है वो हम ज्वेलरी भी क्रिएट करते हैं। समटाइम्स ये कोरल रीफ के एनिमल्स जब डाई कर जाते हैं तो उनके स्केलेटन्स या उनकी बॉडी से जो है वो हम गार्डन स्टोन्स जो है वो भी क्रिएट करते हैं। और फिर आपको पता है कि जो जेलीफिश होती है उसका जो स्टिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है और उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरालाइज भी हो सकता है एंड समटाइम्स उनकी डेथ भी हो जाती है।